जय हिंद, जय मूल निवासी बहुजन साथियों। आज के कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक और साहित्यकार, इतिहासकार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को लेके आए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद वर्तमान समय में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपने काम से इतिहास को एक नई दिशा दी है। प्रोफेसर प्रसाद वो पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जगदेव प्रसाद के ऊपर काम किया था और जगदेव प्रसाद के वाङ्मय में प्रकाशित कराया था। बिहार के धरती से जन्मे जगदेव प्रसाद और उन पर काम करने वाले राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे समाज के ख्याति हैं। प्रोफेसर प्रसाद कई पुस्तकों की रचनाएं की हैं, जिनमें भाषा का समाजशास्त्र, भारत में नाग परिवार की भाषाएं, काव्य धारा, हिंदी कविताओं की आलोचना, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, भोजपुरी हिंदी इंग्लिश लोक शब्दकोश, भोजपुरी भाषा और लिपि, 95 भाषाओं का समेकित पर्यायवाची शब्दकोश, साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, दलित साहित्य का इतिहास और भूगोल, हिंदी साहित्य प्रसंगवश खोए हुए बुद्ध की खोज और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे पुस्तकों के रचना किए हैं। इनकी रचनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और भारत के तमाम नौजवानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से। वेलकम प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी। मान्यवर, मूल निवासी सभ्यता का अभ्युदय भारत में प्राचीन काल में ही हो गया था और समाज में बहुत सारे भ्रांत साहित्य आते रहे हैं कि भारत में आर्यों का प्रवेश कब हुआ, किस अवस्था में हुआ। विभिन्न प्रकार के साहित्य गढ़े जा रहे हैं इसे ऐतिहासिक साबित करने के लिए। तो भारत में आर्यों का प्रवेश पहले हुआ या भारत में आर्यों के प्रवेश से पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही भारत का इतिहास या भारत के मूल निवासियों का इतिहास स्थापित हो चुका था। इस पर कृपया हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करेंगे। आवाज जा रही है? बिल्कुल, आप बोलें। तो अभी तक जो इतिहासकारों को पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है, और मेरी जो अपनी राय है वह यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूल रूप से बौद्ध सभ्यता थी। इस प्रकार की स्थापना किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, 28 बुद्ध का प्रमाण मिलता है और गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे। एक बुद्ध का कार्यकाल हम लोग अगर 50 साल मानेंगे तो 28 गुणे 50, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाएंगे। हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। इसके पुरातात्विक प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं।
भरहुत के स्तूप पर कोरागमन बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, कश्यप बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, और भी गौतम बुद्ध से जो पहले बुद्ध हुए उनका नाम भरहुत स्तूप पर अंकित है। सांची स्तूप पर भी 7 बुद्धों की चर्चा है। एलोरा की गुफाओं में ककुसंद बुद्ध वगैरह का चित्रकारी है। स्वयं सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध जहां जन्म लिए थे लुम्बिनी में, वहां पर रूमिन देवी का स्तंभ खड़ा करवाए थे, वहां स्तूप बनवाए थे। जहां ककुसंद बुद्ध थे वहां भी उन्होंने स्तंभ खड़ा कराए थे सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक कम से कम 3 बुद्ध की जगहों पर स्तंभ खड़ा कराए थे। सम्राट अशोक ने निगिलवा सागर अभिलेख में खुद लिखवाया है कि मैं कोरागमन बुद्ध के स्तूप का रिपेयर करा रहा हूं। सम्राट अशोक 3 बुद्ध से वाकिफ थे, यह हम लोगों के पास पुरातात्विक प्रमाण है। भरहुत का स्तूप पुरातात्विक प्रमाण है, सांची का स्तूप पुरातात्विक प्रमाण है, एलोरा की गुफाएं पुरातात्विक प्रमाण है कि गौतम बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए। और पाली साहित्य में तो इसका विस्तार से चर्चा है, मतलब कि हमारे पास साहित्यिक प्रमाण भी है कि बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, और पुरातात्विक प्रमाण भी है कि बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, दोनों प्रमाण है। और देसी स्रोत इंडियन लिटरेचर और इंडियन आर्कियोलॉजी तो बताता ही है कि बुद्ध से पहले बुद्ध हुए। फॉरेनर जो विदेशी यात्री आए, वेनसांग, फाहियान, इन लोगों ने भी अपनी डायरी में लिखी कि बुद्ध से पहले बुद्ध हुए। फाहियान का जो यात्रा वृतांत है उसमें पूरा एक चैप्टर है कोरागमन बुद्ध का, ककुसंद बुद्ध का और कश्यप बुद्ध का, एक पूरा अध्याय है इन लोगों पर। फाहियान जब श्रावस्ती में आए तो वहां से उन्होंने लिखा कि मुझे ककुसंद बुद्ध का निर्वाण स्थल देखने जाना था। तो हम दक्षिण पश्चिम उत्तर कैसे होकर कितनी दूरी तय कर करके हम ककुसंद बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे, कश्यप बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे। फाहियान ने आंखों देखा। तो हमारे पास जो साहित्यिक सबूत है, हमारे पास जो पुरातात्विक सबूत है, हमारे पास जो विदेशियों के लिखे यात्रा वृतांत है, ये तमाम स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। सम्राट अशोक के शिलालेख बताते हैं, सम्राट अशोक के स्तंभ बताते हैं, और इन्हीं पुरातात्विक आधारों पर भारत का इतिहास लिखा गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख के आधार पर, उनके स्तंभों के आधार पर, अजंता एलोरा की गुफाओं के आधार पर, सांची भरहुत के स्तूप के आधार पर, फाहियान वेनसांग की डायरी के आधार पर, इन्हीं आधारों पर हमारा भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास लिखा गया है। तो ये सारे सबूत जब बताते हैं कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, तो आपको मानना होगा। अगर ये तमाम स्रोत अगर झूठे हैं, अशोक का अभिलेख झूठ है, अशोक का स्तंभ झूठ है, सांची और भरहुत का स्तूप के पर लिखे अभिलेख अगर झूठ हैं, फाहियान वेनसांग का यात्रा वृतांत झूठ है, तो फिर आपका इतिहास सच कैसे है? अगर आपका इतिहास सच है तो आपको मानना होगा कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो गौतम बुद्ध हुए, और उनके पहले अगर हम 28 पीढ़ी जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? वहीं सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह मूल रूप से बौद्ध सभ्यता है। आप चाहें तो इसे प्राक बौद्ध सभ्यता कह सकते हैं। गौतम बुद्ध वाली वो सभ्यता नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्ध हुए उनकी वो सभ्यता है। तो हमें ये मानना होगा
कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूल रूप से बौद्ध सभ्यता थी। और वहां पर आप देखिएगा कि स्तूप मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में स्तूप मिला है। दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता ही स्तूप की खुदाई में मिली थी। वहां पर मोहनजोदड़ो में तो आज भी बहुत बड़ा स्तूप है, हड़प्पा में बहुत बड़ा स्तूप था जिसका फोटोग्राफ इतिहासकारों ने सुरक्षित रखा है। वो फोटोग्राफ मेरे पास भी है। धोलावीरा में जो खुदाई हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, धोलावीरा में भी स्तूप मिलता है। विभिन्न इतिहासकारों ने उसका नोटिस लिया है। तो ये तमाम जो स्तूप मिलते हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, धोलावीरा में, ये स्तूप किस संस्कृति के द्योतक हैं? बौद्ध सभ्यता के ही तो हैं। हमारे यहाँ के इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्तूप है मोहनजोदड़ो में, जो बड़ा सा स्तूप है, वह स्तूप जो है वो कुषाण काल का है, बाद का है। लेकिन यह स्थापना गलत है। दरअसल इतिहासकारों को वहां एक कमरे से कुछ कुषाण काल के सिक्के मिले थे। उसी आधार पर भारत के इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया कि मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है वह कुषाण काल का है। लेकिन वह स्तूप कुषाण काल का नहीं है। अभी जो अमेरिका की साइंस पत्रिका है उसमें रिसर्च आया है, इटली और जर्मन के पुरातत्व के इतिहासकारों ने उस रिपोर्ट को लिखा है ये कि मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर है स्तूप नुमा, वह सिंधु घाटी के समय का है। तो हमारे पास जो प्रबल साक्ष्य हैं, आप देखिएगा कि सम्राट अशोक का जो हाथी है वह ठीक सिंधु घाटी सभ्यता के हाथी की तरह है, सेम उसका स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक बौद्ध सभ्यता का क्रम कहीं टूटता नहीं है। हमारे यहां गलतफहमी ये हुई कि लोगों ने मान लिया कि स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक या उसके कुछ थोड़े से पहले से शुरू होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्तूपों की परंपरा रही है और स्तूपों की परंपरा लंबे समय तक भारत में चली। ये जो कनौज के जयचंद वगैरह राजा थे, जिनको भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि एक गद्दार थे, लेकिन ये खुद बुद्धिस्ट राजा थे। और इन लोगों के भी खानदान परिवार वालों ने सारनाथ में स्तूप और बौद्ध विहार बनवाए थे। कई बातें जो हमारे इतिहास में दर्ज हैं वह बहुत सही नहीं है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने वैदिक सभ्यता का विरोध किया, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने वैदिक सभ्यता का विरोध नहीं किया, इसका प्रमाण भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने वैदिक सभ्यता का विरोध किया तो उन्होंने किस वेद का हवाला दिया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद के श्लोक को गौतम बुद्ध ने कोट किया है अपने लिटरेचर में? कोई बता सकता है? नहीं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक का मतलब जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको फिर से
उसका उन्नयन करना, ये हम मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं कि सिख गुरुओं की परंपरा रही है। 10 सिख गुरुओं की परंपरा है, गुरु नानक से लेकर कर गुरु गोविंद सिंह तक। तो ये 10 गुरु क्या कर रहे थे? पहले के जो गुरु थे उनकी ही बातों में, उनके तथ्यों में कुछ जोड़ रहे थे, कुछ रिफॉर्म कर रहे थे, कुछ संशोधन कर रहे थे। यही परंपरा 28 बुद्धों में भी थी। और इसी क्रम में गौतम बुद्ध भी हुए। सिंधु घाटी के सीलों पर हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी में पुनर्जन्म का भी कंसेप्ट था, टोना टोटका का भी कंसेप्ट था। इस तरह के प्रमाण हम लोग को मिलते हैं। तो ये जो आडंबर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आडंबर थे, इन्हीं सब आडंबरों का गौतम बुद्ध ने विरोध किया। वैदिक संस्कृति या वैदिक कर्मकांड का गौतम बुद्ध ने विरोध नहीं किया। वैदिक कर्मकांड के सबूत हम लोगों को नहीं मिलते हैं। और गौतम बुद्ध के समय में संस्कृत भाषा नहीं थी, तो संस्कृत भाषा नहीं थी तो संस्कृत का साहित्य भी नहीं था। इसलिए संस्कृत भाषा का उन्होंने विरोध नहीं किया, और न ही संस्कृत के लिखित ग्रंथों का उन्होंने विरोध किया। ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि प्राकृत अपने यहाँ प्राचीन भाषा है, जो समझी और पढ़ी जा सकने वाली जो भाषा है वो प्राकृत पुरानी है। संस्कृत उसके बाद की भाषा है। हम लोग अगर पुरातत्व की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि ईसा सन के बाद हम लोगों को संस्कृत के शिलालेख मिलने लगते हैं। जो ऑथेंटिक शिलालेख मिला है संस्कृत का, वह दूसरी सदी का है, ईसा के दूसरी सदी का। जूनागढ़ से मिलता है रुद्ररामन का शिलालेख, वो संस्कृत में है। उसके पहले संस्कृत के शिलालेख नहीं मिलते हैं। यदि संस्कृत भाषा रहती पहले तो संस्कृत के शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के हम लोगों को मिलते, लेकिन मिलते नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध के समय में भी संस्कृत भाषा थी तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि यह बात मैं मौखिक कह रहा हूं और इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं जबरदस्ती कह रहा हूं और आपको सुनना होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। वरना कोई हम लोगों के पास पुरातात्विक सबूत नहीं मिलता है कि गौतम बुद्ध के समय में संस्कृत भाषा थी। अशोक के जो शिलालेख हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं है, वो प्राकृत भाषा में है। और संस्कृत का एक भी शब्द अशोक के शिलालेखों में नहीं है। अगर संस्कृत भाषा अशोक के समय में मौजूद होती तो संस्कृत भाषा के कुछ न कुछ शब्द अशोक के शिलालेख में जरूर आते। ये भाषा का नियम है। ये भाषा का नियम है कि कोई भी भाषा आसपास में मौजूद होती है तो अपने सामने की भाषा को प्रभावित करती है। मुगल काल में फारसी भाषा थी, तो मुगल काल में फारसी भाषा थी तो आप देखिएगा कि हिंदी में फारसी के शब्द आ गए हैं, अरबी के शब्द आ गए हैं। भारत में जब अंग्रेज आए तो आप देखिएगा कि अंग्रेजों के शब्द, इंग्लिश के शब्द हमारे हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। कॉलर है, बटन है, मोटरसाइकिल है, ये तमाम शब्द हिंदी में आ गए।
ये अंग्रेजी का प्रभाव था। मध्यकाल में फारसी थी, तो फारसी का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। भाषा छूती नहीं रह सकती है, वो प्रभावित करेगी। तो अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया प्राकृत भाषा में, यदि अशोक के समय में संस्कृत भाषा होती तो संस्कृत भाषा का प्रभाव अशोक के शिलालेखों पर पड़ता और संस्कृत के 2-4-10 शब्द जरूर शिलालेखों में आ जाता। लेकिन एक भी शब्द अशोक के शिलालेखों में संस्कृत भाषा के नहीं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तब संस्कृत भाषा नहीं थी। यदि संस्कृत भाषा होती तो अशोक के शिलालेखों में कहीं ना कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द हम लोगों को मिल जाते। तो फिर संस्कृत भाषा कब आई? तो संस्कृत भाषा जो है ये पिजिन भाषा है। जैसे आप देखते हैं कि उर्दू भाषा प्रकट हो गई, तुर्कों के का जो आक्रमण हुआ दिल्ली पर, या तुर्कों ने जब दिल्ली में प्रवेश किया तो उर्दू को जन्म दिया। कैसे? चूंकि तुर्क कारियों की जो भाषा थी उसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द थे। हिंदी प्राकृत के तो शब्द थे नहीं। तो फौज आई दिल्ली में तो यहां के लोगों से सामान लेना था, चावल, गेहूं, बातचीत की जरूरत पड़ी। तो उसी क्रम में हिंदी और अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण होने लगा और एक पिजिन भाषा का जन्म हुआ 12वीं सदी के आसपास, और उर्दू के रूप में उसका जन्म हुआ। उसी प्रकार एक पिजिन भाषा के रूप में, चूंकि भारत में प्राकृत भाषा बोली जाती थी और उधर ईरान में प्राचीन ईरानी भाषा बोली जाती थी, वो जो पूरा क्षेत्र था वो मौर्य काल से पहले ईरानियों के कब्जे में था। तो ईरान के बहुत सारे अफसर, सेनापति ने कॉलोनी बसाई सिंध और पंजाब क्षेत्र में, और यहां की जो जनता थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। लेकिन ईरान के जो अफसर थे, ईरान के जो अधिकारी थे, वो प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे। तो दोनों के बीच संवाद की जरूरत हुई। उसी संवाद के क्रम में संस्कृत भाषा का धीरे धीरे निर्माण हुआ। और कोई भाषा अचानक नहीं बनती है, उसमें समय लगता है 200-400 साल। और इसी क्रम में संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। अशोक के समय में हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेख में इधर आपको धम मिलेगा, धम। लेकिन आप शाहबाजगाढ़ी और मनसेहरा का शिलालेख देखिएगा तो वहां पर ध्रम मिलेगा, ध्रम शब्द। और वहीं बाद में संस्कृत में आपको धर्म मिलेगा। देख लीजिए, यही भाषा का डेवलपमेंट है कि उसका पुराना रूप हम लोगों को धम मिल रहा है, धम, और पश्चिमोत्तर में ध्रम मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का, वो सम्राट अशोक के शिलालेख पर ही लिखा गया है। तो उसमें धर्म शब्द मिलता है। धर्म शब्द जूनागढ़ शिलालेख में भी है। तो धम, ध्रम, धर्म, इस तरह से एक प्रक्रिया हुई। तो धम पुराना शब्द हो गया प्राकृत का, पश्चिमोत्तर का धर्म हुआ, और फिर संस्कृत का धर्म हुआ। ये सीधी सी बात है। तो कुछ तो चीजें हम लोगों से गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि धम ही धर्म है, लेकिन ऐसा है नहीं। गौतम बुद्ध का जो धम है वो रिलीजन से अलग है। इसका पता हम लोग को कैसे चलता है कि सम्राट अशोक ने कंधार में शिलालेख लिखवाए हैं। तो कंधार का शिलालेख
दो भाषाओं में है, एक प्राकृत में और उसका ट्रांसलेशन हुआ है यूनानी भाषा में, ग्रीक में। तो वहां पर अशोक के जमाने में धम्म का ट्रांसलेशन उपलब्ध है ग्रीक में। और जानते हैं अशोक के समय में धम्म का क्या ट्रांसलेशन हुआ है उस अभिलेख में? यूसेबिया। यूसेबिया, और यूसेबिया का मतलब होता है पीटी, करुणा, दया, रिलीजन नहीं। सम्राट अशोक के समय में धम्म का मतलब रिलीजन नहीं, क्योंकि ग्रीक भाषा में रिलीजन को थ्रिसिकिया कहा जाता है। यदि धम्म का अर्थ धर्म होता, रिलीजन होता, तो सम्राट अशोक के समय के जो अनुवादक थे वो तो बेवकूफ नहीं थे, वो अनुवाद कराते थ्रिसिकिया, लेकिन थ्रिसिकिया नहीं कराया, उन लोगों ने यूसेबिया कराया। और यूसेबिया का मतलब हुआ करुणा, पीटी, दया। गौतम बुद्ध का जो धम्म है इसी पर आधारित है। हम लोग बहुत दिनों से इतिहास में पढ़ते रहे हैं कि देवानाम पिय, सम्राट अशोक को देवानाम पिय कहा जाता है। लेकिन आप सम्राट अशोक का शिलालेख अगर पढ़िएगा तो वहां पर देवानाम पिय लिखा ही नहीं है। आप पढ़ करके देख लीजिए, लिखा हुआ है देवानम पिय। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हम लोग संस्कृत के सांचे में उसको ढाल दिए और देवानम पिय को बालका नाम के आधार पर संस्कृत के, इसको भी हम लोग ने देवानाम पिय कर दिया। भाई, वो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वे प्राकृत भाषा में हैं। प्राकृत भाषा में देवानाम पिय नहीं चलेगा, देवानम चलेगा। तो इसका अर्थ क्या इतिहासकारों ने किया? इसका अर्थ किया देवताओं के प्रिय राजा अशोक। देवानाम पिय का अर्थ उन लोगों ने किया देवताओं के प्रिय राजा अशोक। लेकिन देवताओं के प्रिय राजा अशोक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि अशोक के शिलालेख में किसी देवी देवता का नाम नहीं मिलता है। इसलिए अशोक अपने को देवताओं का प्रिय राजा क्यों कहेगा जब उसके शिलालेख में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है? अगर है तो एक महापुरुष का है जिसको हम लोग गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं। इन्हीं का नाम सम्राट अशोक के शिलालेखों में है। और बुद्ध को ही देव भी कहा जाता था। पाली डिक्शनरी भी देखिएगा तो अरहत को लोग देव बोलते थे, और फाहियान खुद अपनी डायरी में हर जगह बुद्ध देव लिखा है। बुद्ध नहीं, बुद्ध देव। बुद्ध ही देव थे, और बुद्ध ही के आधार पर सम्राट अशोक ने अपनी उपाधि बुद्ध प्रिय राजा, देवानम प्रिय, देव का मतलब बुद्ध, बुद्ध प्रिय राजा अशोक। लेकिन हम लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि देवानम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय राजा अशोक। इस तरह से छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी गलतियों से इतिहास में बहुत सारी गड़बड़ी आती है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि आर्य, आज जो लोग आर्य नहीं हैं उनको हम लोग बोलते हैं अनार्य या गैर आर्य। तो आप बताइए कि यह जो देश है, सारे इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से आए, बाहर से आए आर्य। तो आर्य जब बाहर से आए तो आर्य न होंगे गैर द्रविड़,
कि द्रविड़ लोग ही हो जाएंगे अनार्य। अंग्रेज आए भारत में, तो अंग्रेजों को आप क्या कहिएगा? अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों को आप क्या कहिएगा? गैर भारतीय, अभारतीय, वो भारत के नहीं हैं, मूल निवासी, विदेश से आए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? गैर भारतीय हैं या अभारतीय हैं। तो अंग्रेज आए तो आप अंग्रेजों को कहते हैं कि वे अभारतीय हैं या गैर भारतीय हैं। तो आप आर्य जब आए द्रविड़ों के देश में, तो आर्यों को आप कहिएगा कि गैर द्रविड़ हैं, कि द्रविड़ को ही आप कह दीजिएगा कि ये गैर आर्य हैं या अनार्य हैं? ये उल्टा लेखन होगा ना इतिहास का। जो यहां का रहने वाला है उसको केंद्र में रख कर करके इतिहास नहीं लिखा गया, जो बाहर से आए उन्हीं को केंद्र में रख करके इतिहास लिखा गया। इस तरह से तमाम आप देखेंगे कि इतिहास में बहुत सारी इस तरह की त्रुटियां रह गई हैं जिसे सुधार करने की जरूरत है। अमूमन कह दिया जाता है कि भाई गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है, यही पढ़ाया भी जाता है। तो आखिर किस आधार पर आप कहते हैं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? आप कहीं से भी जांच कीजिएगा किसी आधार पर, तो आप नहीं कह सकते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। आप मौर्य काल को कह सकते हैं कि गोल्डन एज था, सोना जड़ा हुआ था राजप्रसाद में पाटलिपुत्र का, और इस बात की चर्चा मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में की है। उसके सबूत भी मिले हैं खुदाई में। सोने का देश तब हो सकता है, लेकिन गुप्त काल में इस तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, लोग बोलते हैं कि गुप्त काल में वो गुफाएं बनी, तो अजंता एलोरा उधर महाराष्ट्र में है, वहां तक तो गुप्त राजाओं का शासन ही नहीं था। तो गुप्त राजाओं ने तो अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई नहीं। जो स्तंभ मिलते हैं स्कंद गुप्त के या समुद्र गुप्त के, जो पिलर मिलते हैं, वो तमाम पिलर तो सम्राट अशोक का है। इन लोगों का अलग कोई पिलर नहीं मिलता है। इलाहाबाद के किले में जो स्तंभ है जिस पर समुद्रगुप्त का अभिलेख लिखा हुआ है, वो समुद्रगुप्त का तो पिलर है नहीं, वो तो मौर्य राजा अशोक का है। उसी पर समुद्रगुप्त के नाम पर किसी कवि या किसी लेखक ने लिख दिया है। आप गुप्त काल में देखिएगा कि गुप्त काल के कोई राजभवन हम लोगों को नहीं मिलते हैं, राजप्रसाद नहीं मिलते हैं, कोई नहर नहीं मिलती है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं मिलती है, कोई सड़कें नहीं मिलती हैं, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। गुप्त काल में अमूमन हम लोग देखते हैं कि कुछ सिक्के गुप्तकालीन बताए जाते हैं, ये सिक्के हैं। तो गुप्त काल का इतिहास तो उन्हीं सिक्कों के आधार पर लिखा गया। और आश्चर्य यह है कि गुप्त काल के जो सिक्के हैं एक ही जगह से ज्यादा मिले, अन्य जगहों से कम मिले। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का हमारे पास कोई बेस नहीं है, लेकिन मौर्य काल को स्वर्ण युग कहने का हमारे पास आधार है। तो तमाम बातें हैं। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आपने अभी बताया कि मौर्य काल के राजप्रसाद हमें मिलते हैं, मौर्य काल के स्थापनाएं हमें मिलते हैं, और इससे पूर्व बहुत सारे जो स्तूप बनाए गए हैं वह भी मिलते हैं। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद के ये या उनके आरंभिक आगमन के समय के उनके पहचान चिन्ह वाली कोई ऐसी निर्माण स्कल्पचर
या अन्य कोई पुरातात्विक साक्ष्य सबूत नहीं मिले। भाषाई स्तर पर भी उनके पहचान नहीं मिलते हैं। तो वर्तमान समय में खास करके 1950 के बाद के जो इतिहासकार हैं, वो इतिहास में जो इस तरह की मिलावट कर रहे हैं, इस मिलावट को किस निगाह से देखा जाए, वो क्यों कर रहे हैं? एक पंसारी अपने दुकान में सामानों में मिलावट कर देता है तो इसके लिए नियम कायदे बने हुए हैं। तो इतिहास में जो ये मिलावट हो रही है, इसको हम लोग कैसे रोक पाएंगे और इसकी जवाबदेही किसकी है? तो जैसा कि आपने कहा, इसीलिए देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन नहीं कहा जाता है। सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता नहीं, वैदिक संस्कृति लोग बोलते हैं। कल्चर और सिविलाइजेशन में फर्क है। सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है जिस सिविलाइजेशन के पास बड़ी बड़ी इमारतें हों, चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, टाउन प्लानिंग हो, स्नानागार हो, अपनी लिपि हो। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि है, भले आप पढ़ पाए या न पढ़ पाए। आपको आश्चर्य होगा कि सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है, जिसको हम लोग धम्म लिपि कहते हैं, इसके 10 लेटर, 10 पूरे 10 लेटर एकदम हूबहू फोटो कॉपी है सिंधु घाटी सभ्यता के लेटर की। आप जांच कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के 10 लेटर हूबहू मिलते हैं सम्राट अशोक के धम्म लिपि से। और अभी जो किलड्डी में जो खुदाई हुई है और दक्षिण की जो ब्राह्मी लिपि है, दक्षिण की जो धम्म लिपि है, उसके 5 लेटर हूबहू सिंधु घाटी की लिपि से मिलते हैं। माने कुल मिलाकर के 15 लेटर सीधे सीधे सिंधु घाटी की लिपि से मिलते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि सिंधु घाटी की लिपि से ही सम्राट अशोक के धम्म लिपि का डेवलपमेंट हुआ। लिपि के जानकार मैं नहीं, भारत और दुनिया के सारे लिपि विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर उर्दू और अंग्रेजी ये 2 लिपियों को छोड़ दीजिएगा तो भारत की जितनी लिपियां हैं आधुनिक, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, सभी की लिपियां धम्म लिपि से डेवलप हुई है। केवल उर्दू और केवल अंग्रेजी को छोड़कर ये सारे लिपि विशेषज्ञ मानते हैं कि धम्म लिपि से भारत की तमाम आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ है। लेकिन भाषा में उल्टा हो गया इसका। भाषा में लोग बताते हैं कि संस्कृत से सारी भाषा का जन्म हो गया। आपको ये उल्टा नहीं लगता है? लिपि के मामले में बता देते हैं कि धम्म लिपि से भारत की तमाम आधुनिक लिपियां जन्मी हैं, और भाषा के मामले में बोल देते हैं कि संस्कृत से तमाम भाषाओं का जन्म हुआ है। ये उल्टा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि वैदिक संस्कृति है, पुस्तक के आधार पर वो लिखी गई है। वैदिक संस्कृति वेदों में जो ऋचाएं हैं उसको आधार, उसको बेस मान कर करके वैदिक संस्कृति का इतिहासकारों ने या हम लोग भी चित्रण करते हैं। उसकी जमीन पर वो चीजें नहीं है। जमीन पर वैदिक संस्कृति की लिपि तो मिलती नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी नहीं मिलते हैं जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो वो पुस्तकों के आधार पर वो वैदिक संस्कृति है जो पुस्तकों में वर्णन है। आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक आधार पर हम लोग इस तरह का दावा नहीं कर सकते हैं। हरे राम जी। जब पूरे देश दुनिया विज्ञान से ओतप्रोत है और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ अन्य इतिहास अध्ययन के अन्य विधियां अपनाई जा रही हैं, तो क्या
वैदिक साहित्य या पौराणिक साहित्य ऐसा नहीं लगता कि एकदम बाद की रचना हो और सिर्फ पुराने साहित्य या पौराणिक साहित्य इसको घोषित किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से कि हमारे गांव में आज कोई मंदिर बने और उस पर लिख दिया जाए कि प्राचीन मंदिर, तो कुछ इस प्रकार के ये नहीं है, दिखते हैं क्या, चाहे वो उपनिषद काल के साहित्य हो या पौराणिक साहित्य हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं क्या इस बात को कहूंगा, ये तो तमाम इतिहासकार कहते हैं कि स्तूपों का निर्माण पहले हुआ। अशोक या अशोक के पहले भी स्तूप के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास में माना जाता है कि गुप्त काल में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम इतिहास की किताबों में यह दर्ज है कि गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। तो वैसे भी आप देखिएगा तो स्तूप कला पुरानी है मंदिर कला से, लेकिन एक बात और है, वह यह है कि हम लोग देखते हैं कि जो गुप्त राजाओं का जो राजप्रसाद था, राजभवन या किला रहा होगा, वो हम लोग को नहीं मिलता है। जिन गुप्त राजाओं ने इतने बड़े पैमाने पर मंदिर बनवाए और तमाम मंदिर आप कहते हैं कि मौजूद है गुप्त काल के, तो यह तो घोर आश्चर्य की बात है कि मंदिर अब तक ज्यों के त्यों हैं और उन राजाओं का जो राजप्रसाद है, राजभवन है, उनका बनाया हुआ किला है, उसका एक ईंट भी नहीं मिलता है। ऐसे भी आप देखिएगा तो भारत का कोई भी मंदिर जमीन के नीचे नहीं मिला और भारत का कोई भी स्तूप जमीन के ऊपर नहीं मिला। आप जितने स्तूप देख रहे हैं, अभी सुजाता के स्तूप की खुदाई हुई गया के पास 2006 ईस्वी में, ये तमाम स्तूप जमीन के नीचे मिले, लेकिन कोई मंदिर काशी विश्वनाथ से लेकर के मीनाक्षी मंदिर तक कोई भी मंदिर जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे नहीं मिले। एक जगह कहीं पढ़ रहे थे कि मौर्य काल की चीजें 17 फीट नीचे चली गई हैं जमीन के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि भारत में जो स्तूप कला है वो प्राचीन आर्ट है, प्राचीन कला है। आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि ऋग्वेद में 2 जगह, स्वयं ऋग्वेद में ही 2 जगह स्तूप शब्द आया है, 2 जगह। मंदिर शब्द नहीं आया है, लेकिन स्तूप शब्द आया है। तो स्तूप का आर्ट जो है, स्तूप की जो कला है वह प्राचीन है, मंदिर की कला बात की है। बुद्ध के समय का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए एक अच्छा समाज बनाने के उद्देश्य से वर्तमान समय के शासन व्यवस्था के लोगों को क्या सीख मिल सकती है? इसमें क्या सीख मिल रहा है भाई? पूरी दुनिया में जापान से लेकर करके तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब लोग मानता है कि जो बुद्ध का जो सिद्धांत था, समानता का, भ्रातृत्व का, आपसी भाईचारा का, प्रेम और करुणा का, तमाम विश्व ने उसको एडॉप्ट किया और इसी धरती के, इसी भारत के बुद्ध थे। तो हम लोगों को बुद्ध के संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और बुद्ध के बताए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। मान्यवर, हम एक शब्द ये जानना, एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि जब ये आर्यों का आगमन बाद का है, उनकी भाषाएं बाद की है, उनकी स्थापनाएं बाद की हैं,
या उन्होंने संस्कृति जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें परिष्कार करने जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो इस आधार पर हम क्या ये नहीं पाते कि यह भारत के जो प्राचीन सभ्यता थी, चाहे सिंधु वैली सभ्यता उसे कहें, बुद्ध की सभ्यता कहें, तो ये बाद वाली जो सभ्यता है, ये पहले वाली सभ्यता के आधार भूमि के ऊपर मैं उसे कहूँ कि एक परिच्छेदिका के तौर पर उसके ऊपर ओवरलैप किया जा रहा है। और वर्तमान समय के जो संस्थाएं हैं, जिनका ये दायित्व बनता था कि इसको प्रकाशित करना चाहिए था, वो इन चीजों पर पर्दे डाल रही हैं। हाँ, तो पुरानी चीजों पर ही ना नई चीजें खड़ी होती हैं। हमने तो बता ही दिया कि स्तूप पाठ और बौद्ध सभ्यता प्राचीन है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबसे प्राचीन है, उसके पहले भी सभ्यता रही होगी, बौद्ध सभ्यता से भी पहले सभ्यता रही होगी। लेकिन जो हम लोगों को सबूत मिलते हैं वो बौद्ध सभ्यता के मिलते हैं। उसके पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं आई होंगी, गई होंगी। तो जैसा कि आपके मित्र ने कहा कि जिसको अनादिकाल से कहा जाता है कि ग्रंथ लिखे गए, तो ये सब बातें जो हैं वो श्रद्धावश कही जाती है। ये बात तो जो अंधविश्वासी बौद्धिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हमारे ग्रंथ सबसे पुराने हैं। जो जैनी हैं वो भी कहते हैं कि हमारे ग्रंथ सबसे पुराने हैं, हमारी भाषा सबसे पुरानी है। जो वैदिक लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमारी भाषा सबसे प्राचीन है। सभी लोग दावा ठोकते हैं। ठीक है, वो ठोकना है, दावा ठोकिए, लेकिन वो श्रद्धा के आधार पर आप ठोक रहे हैं। वैज्ञानिक जांच के आधार पर उसको हम लोग अनादिकाल का नहीं मान सकते हैं। हमारे पास अनादिकाल कहने का कोई अर्थ नहीं है। हम लोग किताबों की उम्र भी जांचते हैं, उसका भी टेक्नोलॉजी है। कैसे? जैसे हड्डी की उम्र जानी जाती है कार्बन डेटिंग से, देखा जाता है कि भाई इसमें से कितना उत्सर्जन हुआ कार्बन का, और उसी आधार पर पुरातत्ववेता यह जान जाते हैं कि हड्डी कितनी पुरानी है। उसी तरह भाषा में भी शब्दों का उत्सर्जन होता है। 1000 साल में 19% शब्द लगभग मर जाते हैं किसी भी भाषा का। और इसी मृत्यु दर से, ये एवरेज है, इसी मृत्यु दर से हम लोग देखते हैं कि कौन सी किताब कितनी पुरानी है। जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास के रामचरितमानस की जांच करनी है कि तुलसीदास का रामचरितमानस कितना पुराना ग्रंथ है। इसको जांच कैसे कीजिएगा? इसको जांच कैसे कीजिएगा कि तुलसीदास कितना साल पहले रामचरितमानस लिखे थे? इसका एक ही उपाय है। अभी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो अभी अवध बेल्ट में जाकर करके हम लोग सर्वे करेंगे कि रामचरितमानस में जो अवधि है और रामचरितमानस में के अवधि में कितने ऐसे शब्द हैं जो वर्तमान में अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, वो मर चुके हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि भाई कितने शब्द हैं। अगर देखेंगे कि सैकड़े 19 शब्द का प्रयोग आज की अवधी भाषी जनता नहीं कर रही है, इसका मतलब हुआ कि रामचरितमानस 1000 साल पुराना है। अब उसका आधा कर दीजिए 19 का 9.5। अगर 9.5% शब्दों का इस्तेमाल अवध बेल्ट की जनता नहीं करती है मानस की, तब समझिए कि रामचरितमानस 500 साल पुराना है। फिर उसको आधा कीजिए 9.5 का, तो
उसको आधा कीजिएगा तो 4 और 5 के बीच होगा, इतना परसेंट। अगर इतना परसेंट शब्दों का इस्तेमाल आज की अवधि बेल्ट की जनता नहीं कर रही है रामचरितमानस के शब्दों का, तब समझिए कि रामचरितमानस 250 साल पुराना है। ये सब जांच के उपकरण हैं। इतना ही नहीं, जांच के बहुत सारे औजार हैं, केवल यही औजार नहीं है, जांच के औजार टठा डढ़ा भी है। टठा ढका ही परसेंटेज देख कर करके यह तय किया गया है कि ऋग वेद पुराना है। टठा डढ़ा के आधार पर टठा डढ़ा का प्रयोग ऋग वेद में कम है, बाद में अधिक है, अथर्ववेद में ज्यादा है। तो ये भी एक औजार है, क्योंकि टठा डढ़ा मूलतः संस्कृत फ्रेम का ये व्यंजन नहीं है। टठा डढ़ा का प्रवेश हुआ है यहां भारत की जो भाषाएं थी, भारत की जो मूल भाषाएं थी, इसमें टठा डढ़ा थे, इन्हीं का इन्फेक्शन हुआ है आपको संस्कृत में। इसीलिए उसी आधार पर ऋग वेद की उम्र तय की जाती है, टठा डढ़ा के परसेंटेज के आधार पर। टठा डढ़ा घुसपैठिया है, बाहर से घुसा हुआ है संस्कृत में। यही कारण है कि हम लोग कवर्ग के बाद चवर्ग और फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग, इस तरह से बोलते हैं तो क्या देखते हैं, कवर्ग कहां से बोला जाता है, कवर्ग कंठ से बोला जाता है। आप पवर्ग होठ से, होठ सटाइएगा तो पफ बभ बोलिएगा, होठ नहीं सटाइएगा तो पफ बभ आप नहीं बोल पाएंगे। पफ बभ बोलने के लिए ओष्ठ ध्वनि है, दोनों होठ का सटना एकदम जरूरी है। एकदम नहीं सटेगा, जरा सा भी फांक रह जाएगा तो आप पफ बभ नहीं बोल पाइएगा, दूसरा कोई ध्वनि बोल लीजिएगा। तो भीतर से बाहर की तरफ, कंठ से हम लोग ओठ की तरफ चले हैं। कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग तालु से, और टवर्ग जो है ये मूर्धा से टठा डढ़ा बोलते हैं। फिर तथा डढ़ा जो है वो दांत से बोलते हैं, जीभ को दांत के पीछे घसीटते हैं। आप पवर्ग जो है ओठ से। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां एक उल्टा देख रहे हैं। उल्टा यह हुआ है कि कवर्ग के बाद टवर्ग होना चाहिए, कंठ के बाद भीतर से मूर्धा है, तब तालु है, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। कवर्ग के बाद हम लोग चवर्ग बैठा दिए हैं। तो ये प्रमाण है कि टवर्ग जो है वो बाहर की ध्वनि है, बाहर की ध्वनि है जो उस भाषा में गई है, इसीलिए उसको जगह सही नहीं मिली, सीटिंग अरेंजमेंट उसकी गड़बड़ है। तो टवर्ग भी औजार हैं जिसके माध्यम से हम लोग जांच करते हैं कि कौन सी किताब कितनी प्राचीन है संस्कृत की। इसका एक औजार टवर्ग भी है, र भी है। बहुत सारे औजार हैं जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब विद्यापति के नाम पर नकली पद चले, तो विद्यापति के पदों को कैसे जांचते हैं। विद्यापति के जमाने में कृष्ण को श्याम नहीं कहा जाता था, तो यह माना जाता है कि विद्यापति के जिन जिन पदों में कृष्ण के लिए श्याम नाम आया है वो किसी दूसरे ने लिखी है। मानस, रामचरितमानस तुलसीदास का खुद ही इसका शिकार हो गया। रामचरितमानस में पहले 8 कांड हुआ करता था, बाल कांड से लेकर के लवकुश कांड तक। बाद में पता चला कि तुलसीदास का किसी ने फोटोकॉपी कर लिया और तुलसीदास की भाषा में, उन्हीं की शैली में लिख दिया लवकुश कांड, और उसी में जोड़ दिया, कहा कि तुलसीदास ने 8 कांड में रामचरितमानस लिखा था। अब बहुत दिनों तक तुलसीदास के मानस में 8 कांड नहीं माना जाता था, पता ही नहीं चलता था। वो नकलची ऐसा था कि तुलसीदास का एकदम फोटोकॉपी कर दिया। बाद में देखा गया कि बाल कांड में लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है कि इस रामचरित्र रूपी पोखरे में उतरने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपाना, 7 सोपान हैं। तब लोगों को शक हुआ कि भाई ये 8वां सोपान कहां से आ गया। उससे पता चला कि भाई कोई नकलची
इसमें तुलसी की ही भाषा में, तुलसी के ही दोहा चौपाई में राम की कहानी को जोड़ करके अयोध्या कांड बना दिया, ये लवकुश कांड बना दिया। तो बाद में विद्वानों ने लवकुश कांड को हटाया। तो इस तरह से जोड़ घटाव चलता है। ये केवल पाली लिटरेचर नहीं, ये तुलसीदास का मानस खुद इसका शिकार हुआ। सब शिकार होते हैं। इस तरह की परंपरा जो चल रही है जोड़ने घटाने की, तो इस तरह की गड़बड़ी होगी। कोई ना कोई इसमें जोड़ देगा नकलची बनकर करके। कबीर के नाम पर बहुत सारे दोहे नकली कवियों ने जोड़ दिए। मनोज, एक से प्रश्न और अपने दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपने बताया कि इस तरह से जो शब्द नए प्रयोग किए जाते हैं और जोड़ दिए जाते हैं, तो चैप्टर, किसी पुस्तक के चैप्टर के लिए तुलसी ने प्रयोग किए थे जो कांड शब्द, इस तरह से और किसी लेखकों के किताबों में चैप्टर के लिए कांड शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन आजकल प्रशासनिक क्षेत्र में खास करके थाना में एक चीज देखते हैं कि एक प्रक्रिया लिखा जाता है घटनाओं के लिए, कांड, फलना थाना का कांड संख्या इतना। तो तुलसी के चैप्टर में कांड और थाना में जो प्रयोग होता है शब्द एक कांड है, ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं या अलग अलग है? तो उसका विश्लेषण क्या करना है, देखिए भविष्य पुराण पढ़िएगा तो भविष्य पुराण में संडे शब्द का प्रयोग है। संडे, रविवार के लिए संडे। उसमें रानी विक्टोरिया का वर्णन है। तो मुगल काल का तो छोड़ दीजिए, पुराण अंग्रेज काल में भी लिखे गए, भविष्य पुराण तो उसका उदाहरण है। विक्टोरिया रानी उसमें कहां से आ गई भविष्य पुराण में? तो इस तरह से प्लस माइनस होते रहा, प्लस माइनस होते रहा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरे राम जी ने कहा कि कांड जो थाना में लिखा जाता है और कांड जो मानस में लिखा हुआ है, देखिए बहुत सारे शब्दों का अर्थ का अनर्थ होता रहता है। मैं बुद्धिज्म के कुछ शब्दों का लूंगा। जैसे आप देखिएगा कि सहवास, आजकल अखबार में क्या दिया जाता है, फलाने ने फलाने के साथ सहवास। तो सहवास आप पाली डिक्शनरी देखिएगा, सहवास कहा जाता है पाली में जब दो बौद्ध भिक्षु को एक ही कमरा बौद्ध विहार में अलॉट किया जाता था पढ़ने के लिए, तो उसको सहवास कहा जाता था। बौद्ध मठों में जब दो भिक्षुओं को एक ही कमरे अलॉट होते थे और दोनों एक साथ रहते थे, तो उसी को सहवास कहा जाता था। लेकिन आज सहवास का क्या अर्थ हो गया? शील भंग है, बुद्धिज्म का शब्द, और गोरख धंधा है। गोरख धंधा, मिलावटी काम जो लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या ये शब्द आपके यहाँ आ गया है? ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जिसका बुद्ध से बुद्धू बना, उधर बुद्ध से बुद्ध बना। ये शब्दों की यात्रा है। और संस्कृति जो है, आप देखते हैं कि उत्तर भारत में पीला कहा जाता है कुत्ते के बच्चे को, पीला। लेकिन दक्षिण में जाइएगा तमिल वगैरह में, तो उधर पीला किसको कहा जाता है? आदमी के बच्चे को कहा जाता है। बड़े प्यार से उधर लोग नाम पिलाई पिलाई रखते हैं, पिलाई। आदमी के बच्चे को पीला कहा जाता है दक्षिण में, लेकिन उत्तर में कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। इतना अनर्थ हुआ। और पाखंड हमारे यहाँ का एक सम्मानित संप्रदाय था, लेकिन आज देखिए पाखंडी किसको कहते हैं? आज जो नंगे रहते थे, जो सन्यासी लोग और केस लुंचन करते थे, उसी के आधार पर लंगा लूचा शब्द है। देख रहे हैं बहुत सारे शब्दों का अर्थ बदलते रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य। ये जो बदलाव है, कहीं ना कहीं ये भारत में जो विभिन्न प्रकार के अस्मिताओं का जो संघर्ष है, उसके कारण से दूसरे को हीन दिखाने की दृष्टि से तो नहीं किया गया इस प्रकार के शब्दों का बनावट? इसी से होता है, इसी से आर्द्रणों में जब संघर्ष हुआ, सांस्कृतिक संघर्ष, तो भी बहुत सारे शब्दों में घटिया अर्थ आए। इन्होंने उनको किया, उन्होंने इनको किया।
हिंदू और बुद्धिज्म में या हिंदू या मुस्लिम में, इन जब संस्कृतियों में, अब हिंदू का अर्थ क्या है फारसी में, तो ये सांस्कृतिक संघर्ष का नतीजे हैं। और इन सांस्कृतिक संघर्ष के कारण बहुत सारे शब्दों को, आप भोजपुरी बेल्ट में देखिएगा तो उजबुक एक शब्द चलता है। अब तो आप लोग महाराष्ट्र के हैं, नहीं जानते होंगे उजबुक। उज्बेकिस्तान से जो लोग आए, मूर्ख, मूर्ख के अर्थ में उजबुक चलता है। हुनों के लिए हुनहा शब्द चलता है भोजपुरी में, बड़का हुनहा है, मतलब लुटेरा है। लुटेरा, मुगल भी कहा जाता है भोजपुरी में, बड़का मुगल है। जाति के आधार पर भी से हुआ। चोरी चमारी हम लोग बोलते हैं ना, तो मतलब कि क्या चोरी केवल चमार लोग करते हैं? ये जुग्म शब्द है ना, चोरी चमारी। तो ये सब सांस्कृतिक संघर्ष के नतीजे हैं, जिसके कारण बहुत सारे शब्दों का उत्थान हो जाता है, बहुत सारे शब्दों का पतन होता है। मान्यवर, आपने आज बहुत सारा समय दिया एमएनटी के लिए, और एमएनटी के दर्शकों ने आपके बातों को सुना है। और ये सारी चीजें हमारे समाज में आने वाले दिनों के लिए, खास करके साहित्य क्षेत्र के लिए, इतिहास के क्षेत्र के लिए, विद्यार्थी जो हमारे हैं उनके देखने की दृष्टि बदलती है, देखने की अवधारणा बदल जाती है। और आप इन इतिहास के अतल गहराइयों में जा करके सच्चाई को आप कब्र से निकाल लाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को संदेश ये है कि वैज्ञानिक तरीके से हर चीज की जांच कीजिए, खुद अपना भी कीजिए, धर्म की बात छोड़िए, अपने सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक तरीके से देखिए। और जो आडंबर है, जो अवैज्ञानिकता है सोसाइटी में, जो असमानता की भावना है, जो आदमी और आदमी के बीच ऊंच नीच का भेदभाव है, छुआछूत है, और जो आर्थिक फासला है, अमीरी गरीबी की जो इतनी बड़ी खाई है, ये सब को बहुत फौरन पाटे जाने की जरूरत है, तभी हमारा राष्ट्र बन सकेगा। मैं बराबर कहता हूं कि भारत को राष्ट्र बनने के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता का होना जरूरी है। ये बेहद जरूरी है, इसी से राष्ट्र बनता है। आप पुलिस से, फौज से, कर्फ्यू से, ईडी और सीबीआई लगा कर देश बना सकते हैं, कंट्री बना सकते हैं, नेशन नहीं बना सकते हैं। नेशन बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए आपको आदमी और आदमी के बीच की खाई को पाटना होगा। हर आदमी को समानता के धरातल पर लाना होगा। कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति का नहीं होगा, तभी राष्ट्र बनेगा। आप देखते हैं कि इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, अमेरिका में भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। इंग्लैंड के लोग क्रिश्चियन हैं, अमेरिका के लोग भी क्रिश्चियन हैं। इंग्लैंड के लोग श्वेत प्रजाति के हैं, अमेरिका के लोग भी श्वेत प्रजाति के हैं। तो अमेरिका और इंग्लैंड में फर्क क्या है? अमेरिका के लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग भी बोलते हैं। दोनों देश के लोग एक ही प्रजाति के हैं, दोनों देश के लोगों का धर्म भी एक ही है, क्रिश्चियन, ईसाई। तो दोनों एक 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 अलग अलग राष्ट्र हैं कि नहीं है? अलग अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक और जो सामाजिक बुनावट है वो एक दूसरे के भिन्न है। इस चीज को समझना होगा। इसलिए अपने सारे दर्शकों को मैं यह संदेश दूंगा कि भारत में राष्ट्र निर्माण हो और आदमी आदमी के बीच अमीरी गरीबी की फासला खत्म हो, आदमी आदमी के बीच छुआछूत का भेदभाव खत्म हो, तभी भारत एक राष्ट्र हो सकता है। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने विश्वविख्यात भाषा वैज्ञानिक, साहित्यकार और इतिहासकार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को सुना। आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे इस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम में पुनः बने रहेंगे। धन्यवाद।
जय जय मूल्यवासी।